हूँ आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्त, जैसा कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र का यह 16वां क्वेश्चन है और दोस्त यह वीडियो सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट के तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिसमें हमने 15 प्रश्न को कवर किया था। अब जाके हम दोस्त इसका 16वां प्रश्न को कवर करेंगे। और दोस्त, आप लोग जो इसका लेक्चर है इसको सुनिएगा क्वेश्चन के साथ साथ। 16वां हमारा प्रश्न है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। फर्स्ट, संवेगात्मक रूप से अस्थिर। दूसरा हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा संवेगात्मक रूप से अस्थिर। दूसरा, रुचियां सीमित होती हैं। तीसरा, निरंतर अव्यवस्था का होना। सभी। तो दोस्त, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता क्या होती है? तो आप लोग बताइएगा कि सही उत्तर क्या होगा। जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं उनमें दोस्त जो संवेगात्मक रूप से अस्थिर रहते हैं और उनमें जो पढ़ने लिखने की जो रुचि होती है वह अंदर से नहीं होती है, और निरंतर अव्यवस्था का होना, और वह सही तरीके से किसी कार्य को नहीं कर पाते और स्वयं को समायोजन नहीं कर पाते। अर्थात मानसिक रूप से पिछड़े बालक की जो विशेषता होती है यह सभी होगी 16वां का। और अब हम देखेंगे 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। पहला, सीखने की गति, मंद गति, और दूसरा अमूर्त चिंतन का प्रभाव। तीसरा, शारीरिक दोष, और चौथा है मौलिकता। तो मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है? कि जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनमें कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो दोस्त, उनमें सीखने की मंद गति ये तो पाई जाएगी, और अमूर्त चिंतन का प्रभाव ये भी पाया जाएगा, शारीरिक दोष ये भी, और जबकि मौलिकता जो होती है यह मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 18वां कि प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। फर्स्ट, थॉर्नडाइक। सेकंड हमारा है मैकडूगल के साहब, इसके साथ साथ तीसरा है कोहलर, और चौथा हमारा है पावलोव। तो प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादक हैं। तो दोस्त, हमारा उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक साहब ने प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया, और कोहलर साहब सूझ का सिद्धांत दिया। और बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट कि 19वां क्या है, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है। ए, समूहों में शामिल होना, और दूसरा है अध्यापन विधियां, तीसरा है स्कूल विषयों और व्यवसायों के चयन की समस्या, चौथा है डी, उपरोक्त सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है, तो क्या समस्या है? तो दोस्त, हमारा उत्तर हो जाएगा सभी। हम नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चों की नहीं है। तो दोस्त, कौन सी विशेषता प्रभावशाली बच्चों की नहीं है? ए, उच्च आत्म क्षमता, और दूसरा हो जाएगा निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं, तीसरा है अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करना, और चौथा है उच्च श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो कौन सा उत्तर हमारा सही होगा दोस्त? कि इनमें से कौन सी विशेषताएं प्रभावशाली बच्चों की नहीं है?
तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो दोस्त निम्न औषधि मानसिक प्रक्रियाएं, जबकि उच्च आत्म क्षमता होना चाहिए, अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान करने आना चाहिए और उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रियाएं भी करनी चाहिए, जबकि निम्न औषधि मानसिक प्रक्रियाएं यह गलत है, अर्थात दूसरा हमारा सही होगा। और 21वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि कोई बालक मनोवैज्ञानिक रूप से अक्षम है, उसका शारीरिक विकास रुक गया है और आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता जा रहा है, जुकाम खांसी बने रहते हैं और उससे गहरी निद्रा नहीं आती है, तो ये है। तो कौन सा रोग है दोस्त? तो रोग के बारे में पूछा गया है कि पहला बेरी रोग के लक्षण है, दूसरा टीबी होने के लक्षण है, तीसरा कुपोषण के लक्षण है और चौथा है लक्षण है कि उसका हृदय भली भांति कार्य नहीं कर रहा है। तो कौन सा लक्षण है जिसमें बालक शारीरिक रूप से उसका विकास जो रुक गया है, उसका शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पा रहा है और वह आलसी निर्बल हो गया है, उसको जुकाम और खांसी भी हो गया है, नींद भी नहीं आ रही है, तो कौन सा रोग से वह ग्रसित है? तो दोस्त वह कुपोषण, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? कुपोषण, कुपोषण के लक्षण से, अर्थात उसे सही तरीके से पोषण नहीं मिल पा रहा है। 22वां प्रश्न हमारा है कि 22 वाले में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला, बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना और विशेष रूप से उस समय जब बच्चे समस्याओं को हल करता है। दूसरा, यह अवलोकन करना कि बच्चा समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। दोस्त सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा इसको। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना और वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। तो जो अध्यापिका है वह बच्चे में सृजनात्मकता होती है उसकी पहचान करने के लिए क्या सबसे उपयुक्त कर सकती है या क्या सबसे उपयुक्त होगा? तो दोस्त कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? कि वह कि यह अवलोकन करना कि जो बच्चे होते हैं समूहों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करता है और इसके साथ साथ दोस्त दूसरे के साथ साथ हम देखेंगे पहला कि कौन दोनों में से उपयुक्त है, कौन ज़्यादा उपयुक्त है। तो बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना और विशेष रूप से उस समय जब बच्चा समस्याओं को हल कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्त जब बच्चा कोई कार्य को सीख रहा है और सीखने में जब उससे कोई कठिनाई आ रही है, यदि उसे उसी समय उसका निराकरण कर दिया जाए, उसकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, तो वह सबसे उचित होगा और इससे बच्चे और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। और अगला प्रश्न नेक्स्ट हमारा है कि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किस का संयोजन है? ए, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। दूसरा, उच्च प्रेरण, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। और तीसरा है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता और उच्च वचनबद्धता। चौथा हमारा है कि उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। जबकि अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्त? कि जो बालक है वह अत्यधिक से अत्यधिक चीज़ों का निर्माण कर सके, स्वयं किसी चीज़ का खोज कर सके और क्रिएटिविटी हो अंदर। जैसे कोई चीज़ उसे दे दिया है, उसको कुछ इधर उधर करके जोड़ कुछ नया बना दे, अर्थात उच्च योग्यता जो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्त, उसे देखेंगे हम कि उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च वचनबद्धता, यही फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन सही होगा।
और 24वां देखेंगे है कि निम्नलिखित की अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। पहला स्वानुभव और दूसरा स्वचिंतन, तीसरा स्वक्रिया, चौथा ये सभी। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, तो आप लोग बताएंगे दोस्त। इसमें सभी होना चाहिए, स्वानुभव होना चाहिए, स्वचिंतन होना चाहिए और स्वक्रिया होना चाहिए, अर्थात ये सभी। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। और दोस्त बस आज की वीडियो में इतना ही। और जो भाई बहन जो हमारे दोस्त चैनल पर अभी नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र के साथ साथ आपको किस विषय का पेडागोजी और इस प्रकार से सीटेट और यूपीटेट से संबंधित क्वेश्चन चाहिए। तो दोस्त उसे हम प्रैक्टिस करा देंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्त आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।